हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की इंश्योरेंस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही थी। इसमें कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था, बीमा और बीमा संविदा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि बीमा के सिद्धांत क्या होते हैं, जो इंश्योरेंस होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में जो आज का आगे का हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो बीमा संविदा होती है, जो बीमा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं। ब्रीफ में मैंने बताया था कि जो एसेंशियल्स आपके दे रखे हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, क्या चीजें होनी चाहिए, आज इसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो उसमें आती है बात कि क्या होते हैं जो बीमा संविदा है उसके सिद्धांत, तो उसमें जो दे रखे हैं पॉइंट वाइज। साधारण संविदा के सिद्धांत, जो एक नॉर्मल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसमें जो अनुबंध में दे रखी हैं इंपॉर्टेंट चीजें की होनी चाहिए, वो सब बीमा अनुबंध में भी होती है। तो आइए देखिए वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें दे रखा है, प्रस्थापन और प्रतिग्रहण। थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो प्रपोजल हो जाता है प्रस्थापना, और प्रतिग्रहण यानी कि एक्सेप्टेंस होता है। कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, प्रीवियस तो मैंने आपको समझाया था इसके बारे में थोड़ा सा, कि एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के सामने कोई काम करने या ना करने से रिलेटेड कुछ रखता है प्रपोजल, इसको प्रस्तावना कहते हैं। जो प्रस्ताव कहलाता है, प्रस्थापन कहलाता है, प्रपोजल कहलाता है। और दूसरा व्यक्ति जब उससे उसको वो प्रस्तावना जो की जा रही है समझ में आती है, वो भी तैयार होता है, तो वो एक्सेप्टेंस देता है अपना, यानी कि प्रतिग्रहण देता है। तो ये एक नॉर्मल सा होता है एक हर अनुबंध में, जो कि दोनों की प्रस्तावना और प्रतिग्रहण के बाद क्या बन जाता है, बन जाता है एक ठहराव बन जाता है, वचन बन जाता है। तो एक साधारण संविदा में होता है, यही चीजें जो होती है वो बीमा अनुबंध में भी होती है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें स्वतंत्र सम्मति, कि जो भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से दे, यानी कि किसी तरह के दबाव में, कोई फ्रॉड करके, कोई किसी तरह को उत्पीड़न से आप उसकी एक्सेप्टेंस ना लें, वो खुद अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रहा हो। फिर आ जाता है संविदात्मक सक्षमता, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंस, कि एक इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, वो योग्यताएं वो फुलफिल कर रहा हो। जिसमें कि क्या दे रखी है कि नाबालिग ना हो, यानी 18 ईयर्स के अंडर 18 ना हो, उससे अबव होना चाहिए। पागल, अपराधी, अंतदेशी, शत्रु, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो कि नाबालिग हो, पागल, अपराधी, इस तरह का की जो है विशेषताएं रखता हो। तो जो भी एक संविदा के लिए होता है वही बीमा करने के लिए भी होगा। फिर आ जाता है प्रतिफल, कि जो कंसिडरेशन है लॉफुल होना चाहिए, यानी कि ऐसे उद्देश्य के लिए आप नहीं कर सकते अनुबंध को जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंच रही हो। जो भी उद्देश्य होना चाहिए ऐसा हो जो सभी के लिए सही हो। फिर आ जाता है विधि पूर्व उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट, की जो भी ऑब्जेक्ट है लॉफुल भी होना चाहिए। पहली बात तो होना चाहिए कोई प्रतिफल, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बीमा में बात करें तो क्या प्रतिफल होता है, बीमा में जो प्रतिफल होता है प्रीमियम एक के लिए होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है कि जो भी राशि मिल रही होती है उसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट करने से उनको, उससे वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये दोनों ही के लिए प्रतिफल हो जाता है। और लॉफुल ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो लॉफुल हो, विधिपूर्ण हो, किसी के लिए अहित ना करता हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला हो, यानी कि कहने का मतलब है कि पब्लिक पॉलिसी हो, लोक नीति के अंतर्गत आता हो, उसके विरुद्ध ना हो। तो ये सारी क्या हो जाती है, एक साधारण संविदा जो होती है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी विशेषताएं होती है। और यही सारी विशेषताएं लागू होती है किस पर, लागू हो जाती है जो बीमा अनुबंध होता है उस पर। फिर इसमें दूसरा सिद्धांत कौन सा है, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित यानी कि जो भी बीमा करा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हित होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी तो बीमा होगा। कि बीमा की संविदा तभी वैध मानी जाती है जब बीमित विषय में बीमादार का बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मौजूद रहता है। कि जो बीमा करा रहा है, बीमादार है, उसका बीमा योग्य हित है कुछ ना कुछ। बीमा योग्य हित न होने पर बीमा संविदा बेघर, यानी कि पद्यम या जुआ हुआ हो जाता है और कानून उसका अस्तित्व ही नहीं मानता। यानी कि अगर बीमा योग्य हित नहीं है तो उसको एक तरह की गैम्बलिंग जो होती है, जुआ की तरह मान लिया जाता है, कि फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि दोनों का एक बीमा योग्य हित क्लियर होता है, तो वहां पर ये एक बीमा अनुबंध के अंतर्गत आता है और जो कानून होता है वो भी उसको वैध मानेगा।
और थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने समझाया है बीमा योग हित के बारे में कि बीमा योग हित बीमा की संविदा के वैध होने की एक आवश्यक शर्त होती है। बीमा योग हित का आशय है कि बीमित विषय की सुरक्षा में जो बीमादार का हित है सुरक्षित रहना और बीमित विषय वस्तु इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर के नष्ट होने पर बीमादार का कोई भी अहित न हो। यानी कि जिस चीज का बीमा कराया जा रहा है अगर वो विषय वस्तु नष्ट हो जाती है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस है, जिस भी प्रोडक्ट का जिन भी गुड्स का कराया जा रहा है, अगर आग लगती है वो सारे गुड नष्ट हो जाते हैं तो वहां पर जो भी बीमा कराया गया होगा उससे उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बीमा व्यक्ति करा रहा है उसका किसी तरह से अहित नहीं होगा, उसी को सिक्योर करने के लिए तो बीमा कराया जा रहा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बीमा योग्य हित क्या है। आज थोड़ी सी आवाज मेरी आप लोग को लग रही होगी, थोड़ा सा कोल्ड है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं परम सद्भाव का सिद्धांत। बीमा की संविदा परम सद्भाव यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ पर आधारित संविदा है। बीमा संविदा में यदि कोई पक्षकार परम सद्भाव का पालन ना करे तब दूसरा पक्षकार उस संविदा को शून्य कर सकता है। तो अब पॉइंट ये आता है कि ये परम सद्भाव क्या होता है, अटमोस्ट जो फेथ कहा जा रहा है ये क्या है। इसका आशय होता है कि संविदा से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सबको आप जो दूसरा है जिससे करा जा रहा है, दूसरा पक्षकार है, दूसरा पार्टनर है, उन पर सारी चीजों को पूरी तरह से डिस्क्लोज कर दे, कुछ भी छुपाया ना जाए। दोनों को का ही कर्तव्य होता है कि कुछ भी छुपाया ना जाए, सारी चीजों को जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पॉइंट्स है उसको एक दूसरे पर जाहिर कर दे, वही हो जाता है परम सद्भाव का सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्षतिपूर्ति ही तो कराई जाती है। अगर जो भी बीमा कराया गया है, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी वस्तु का, गुड्स का, जिस भी तरह का बीमा है, तो अगर वो नष्ट हो जा रही है, जिस तरह की हानि हो रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन देता है, जो बीमा कर रहा होता है, बीमा कंपनी जो होती है वो देती है। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति का क्या आशय हो जाएगा कि हानि या क्षति के लिए प्रतिकर बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति सिद्धांत पर आधारित होती है। बीमा के प्रसंग में क्षतिपूर्ति सिद्धांत यह है कि बीमादार बीमा संविदा की शर्तों के अनुसार अपनी वास्तविक हानि की पूर्ति करा सकता है, किंतु वह वास्तविक हानि से अधिक कुछ भी पाने का हकदार नहीं होगा। कि जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है उस लॉस की, क्योंकि जब भी इस तरह का बीमा कराया गया है और कोई भी गुड्स जो होते हैं खराब हो रहे, नष्ट हो रहे हैं, तो वहां पर पूरा क्लेम किया जाता है इंश्योरेंस के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट होते हैं या इंश्योरेंस कंपनी से कोई आदमी आएगा वो सारी चीजों को देखता है कि एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो होती है क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये बताता है कि जितनी भी एक्चुअल में हानि हुई है, क्षति हुई है, उसको ही बीमा कंपनी चुकाती है। ये हो जाता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये सिद्धांत। और इसका जो मेन मूल उद्देश्य होता है कि बीमा वास्तव में हानि की पूर्ति कराने की ही व्यवस्था है, यह लाभ प्राप्ति का साधन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा ये वाला पॉइंट कि जो बीमा होता है उसमें मेन ये इसी उद्देश्य से कराया ही जा रहा होता है कि कोई प्रॉफिट तो उसमें एक्स्ट्रा मिलना नहीं होता। यही मेन कराया जाता है कि जिस भी वस्तु का प्रोडक्ट का हम करा रहे हैं, अगर किसी भी तरह की उसको हानि पहुंच रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति हमको मिल जाए, जिससे कि हमारा लॉस ना हो। तो इसलिए ये हानि की पूर्ति का साधन है, न कि लाभ प्राप्ति का साधन। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली यही पॉइंट लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है तो, और पूछेगा ये कौन सा सिद्धांत है, तो वो कौन सा हो जाएगा, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत हो जाएगा। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है इसमें प्रत्यासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं बार बार आपके आएंगे कि प्रत्यासन क्या है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी क्या होता है। तो अगर नाम से हम इसमें देखें कि प्रत्यासन क्या होता है, तो सीधा सीधा समझिए कि प्रत्यासन का अर्थ हो जाता है कि दूसरे का आसन या स्थान ग्रहण करना। इसमें जो बीमा है, इंश्योरेंस है, आपने जिस वस्तु का कराया है, जिस चीज का कराया है, तो आपकी जगह दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, आपकी जो भी क्षतिपूर्ति हो रही, जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति कर रहा है, उसकी हानि को चुका रहा है आपको। तो आपकी जगह ही तो ले रहा है वो, या ये कह सकते हैं कि आपको जो हानि हुई है आप उस हानि को उस व्यक्ति पर यानी कि उस बीमा कंपनी पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपकी वो जगह ले रहा है। तो इसीलिए जो मतलब
प्रत्यासन का सीधा सीधा अर्थ होता है आसन ग्रहण करना या फिर दूसरे का स्थान लेना। तो बीमा का सिद्धांत भी यही काम करता है कि जो भी हानि हुई होती है उसको वो अपने पर ट्रांसफर हो जाती है, उस जो व्यक्ति बीमा कर रहा है उस पर। तो इसमें क्या कह रहा है ये देख लेते हैं कि प्रत्यासन सिद्धांत के अनुसार क्षतिपूर्ति करने के पश्चात बीमादाता बीमादार का आसन ग्रहण कर लेता है, अर्थात यदि उस हानि के लिए बीमादार को अन्य पक्षकारों से कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार हो, तब यह अधिकार बीमादाता को मिल जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रत्यासन का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अभिदाय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अभिदाय का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी बीमादार ने उसी संपत्ति का बीमा अनेक बीमादाताओं से कराया हो, तब हानि होने पर वह सभी बीमादाताओं से उसकी पूर्ति का दावा कर सकता है, किंतु कुल दावों की रकम वास्तविक हानि से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अनुसार बीमादार केवल वास्तविक क्षतिपूर्ति का ही हकदार होता है। तो यहाँ पर अभिदाय का सिद्धांत जो है वो क्या कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन नाम से क्लियर हो रहा है कि कई लोग मिल करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं। तो अगर जो भी कोई जैसे गुड्स है, फायर इंश्योरेंस आपने कराया है, एक से नहीं कई कंपनियों से कराया है, तो सारी कंपनियां मिलकर भी जो भी बीमा की राशि होगी उतनी ही देंगी जितना कि एक्चुअल में क्षति हुई है। क्यों? क्योंकि हमने क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो कंपनसेशन का प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें यही कहा था कि जितनी भी राशि दी जाएगी वो एक्चुअल में जो लॉस हुआ है उससे अधिक नहीं हो सकती। तो सारे पक्षकार जितने भी बीमा कर रहे हैं वो सब मिलकर भी उसी राशि को ही चुकाएंगे जो एक्चुअल में हानि हुई होगी। वो कह रहा है कौन? आपका अभिदाय का सिद्धांत कह रहा है। ये सारी जो सिद्धांत है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलकर ही आपका बीमा का सिद्धांत बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट सिद्धांत है वारंटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। वारंटी का सिद्धांत क्या होता है? वारंटी में क्या रहेगा कि बीमा संविदा में अनेक शर्तें ऐसी होती हैं जिन्हें कानून की भाषा में वारंटी कहा जाता है। आपने दो शब्द पढ़े होंगे, एक वारंटी और दूसरा गारंटी। शर्तें और आश्वासन आपने पढ़ा होगा कि जो गारंटी होती है उसमें सीधे से वस्तु ही जो प्रोडक्ट होते हैं रिप्लेस किए जाते हैं। जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं ना वारंटी गारंटी कार्ड होता है। तो गारंटी जो होती है उसमें प्रोडक्ट पूरा रिप्लेस होता है, लेकिन जो वारंटी होती है उसमें मेंटेनेंस की होती है या कुछ बाद में जो भी प्रोडक्ट सेल होने के बाद की जो सेवाएं होती है, सर्विसेज दी जाती है, वो सब आ जाती है। तो यहाँ पर बात हम किसकी कर रहे हैं? वारंटी की कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि बीमादार द्वारा यह दिया गया वचन है कि अमुक बात होगी या नहीं होगी या अमुक शर्त पूरी की जाएगी। हम इसको एक प्रकार की गारंटी भी कह सकते हैं। समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 35 में वारंटी को इस प्रकार परिभाषित किया गया। वारंटी का आशय है बीमादार द्वारा दिया गया वचन कि कोई बात विशेष पूरी की जाएगी और इसके द्वारा यह किसी तथ्य विशेष के अस्तित्व को सकारता या नकारता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक तरह से गारंटी या भी दी जा सकती है, कह रहे हैं गारंटी भी होती है। वारंटी भी एक तरह की हो जाती है ये कि किसी कार्य को कोई हानि हो रही है, उस हानि की पूर्ति करने का एक तरह से वचन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दो तरह से उन्होंने माना है वारंटी को। एक होती है एक्सप्रेस वारंटी, अभिव्यक्त वारंटी, एक होती है विवक्षित वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी। क्या होती है ये देखते हैं। अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी? जिसका उल्लेख बीमा संबंधी डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं उसमें किया रहता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा बीमा से रिलेटेड उसमें वो साफ साफ मेंशन रहती है। और दूसरी कौन सी हो जाती है? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में क्या रहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं उसमें वो क्लियरली लिखा नहीं होता है, लेकिन कोई अधिनियम लागू होने की वजह से वो वारंटी एक्चुअल में आ जाएगी, तो इसलिए उसको विकसित कहा जाता है, इम्प्लाइड कहा जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि वारंटी का सिद्धांत क्या होता है। तो ये सारे वो सिद्धांत थे जो कि आपके बीमा से रिलेटेड होते हैं और शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है या डायरेक्टली आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बीमा से रिलेटेड कौन कौन सा सिद्धांत है उनको स्पष्ट करिए। तो ये सारे ही आप बता सकते हैं, इनमें से कोई 3-4 भी लिख सकते हैं जितना आपको उसमें एग्जाम में याद रहे, या शॉर्ट में अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। अब यहाँ पर एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस क्या दे रखा है कि जो साधारण संविदा होती है उसमें क्रेता सावधान रहे का नियम लागू होता है। क्रेता सावधान रहे में क्या होता है कि यहाँ पर ये आशा की जाती है कि जो कंज्यूमर होता है वो अवेयर रहे कि चीजें देख परख कर खरीदे। आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले तो ऐड भी आता था कि क्रेता जो हो जागरूक रहे, जागरूक हो, ग्राहक जागो वाली एक टैगलाइन भी चलती थी कि
हमको खरीदने से पहले सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, सारी चीज़ों को देखना चाहिए, उसके बाद ही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। तो यही नियम लागू होता है क्रेता सावधान रहेगा जो नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें। लेकिन जो आपका ये बीमा संविदा होती है वहां पर पूर्व प्रकटीकरण यानी कि पूरा डिस्क्लोजर जरूरी होता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ जो होता है उसका सिद्धांत लागू रहेगा कि परम सद्भाव का कि विश्वास होना चाहिए, आपको सारी चीजें प्रकट करनी है, डिस्क्लोज करनी है। दूसरा आ जाता है कि साधारण संविदा में वारंटी भंग होने पर संविदा भंग नहीं होती है। और जो बीमा संविदा होती है कि अगर वारंटी भंग हो जाए या पूर्ति करना बीमादारी के लिए अनिवार्य होता है, अगर भंग हो जाएगी तो वहां पर जो इंश्योरेंस का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी क्या होगा, पूरी तरह से वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है साधारण संविदा प्राय ही लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या पर्पस होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस रिलेटेड होते हैं एग्रीमेंट, उनका क्या उद्देश्य होता है, उनका होता है हानि की पूर्ति करना। तो ये मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एग्रीमेंट होते हैं और इंश्योरेंस एग्रीमेंट होते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि बीमा संविदा के प्रकार। वैसे तो जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो वहां पर आपको समझाया था कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर इन्होंने मेनली दो टाइप दे रखे हैं। एक हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और दूसरे हो जाते हैं लाइफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेन दो तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक जो क्षतिपूर्ति से रिलेटेड हो जाती है, तो क्षतिपूर्ति में आपकी अग्नि बीमा है, समुद्री बीमा है, दुर्घटना से रिलेटेड होता है, चिकित्सा बीमा, ये सारे आ जाते हैं। और लाइफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाते हैं, जो जीवन से रिलेटेड आ जाते हैं। जीवन बीमा मेनली जो होता है उसकी बात की जा रही है। तो ये दो तरह के हो जाते हैं, क्षतिपूर्ति संविदाएं और जीवन संविदाएं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो बीमा होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जोखिम जो होता है, रिस्क जो होता है, उससे रिलेटेड चीजें कि क्या होता है, कैसे उसको डील किया जाएगा, वो सारी चीजें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आपको आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।